नमस्कार। हम विज्ञान विषय का दूसरा चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। पाचन तंत्र का हमारा एक भाग अभी कंप्लीट हुआ है। उस पहले भाग में हमने पाचन तंत्र के मुख्य के बारे में अध्ययन किया था। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या काम करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी टंग होती है उसके क्या काम हैं, मुख की संरचना कैसे होती है, ये सारे हमने अध्ययन किए थे। उसमें एक मुख्य गुहा की अगर बात करते हैं तो हमारी एक लार ग्रंथि है। उस लार ग्रंथि का टॉपिक उसमें से छूट गया था, हमने कहा अगले टॉपिक में अध्ययन करेंगे हम। तो आज हम लार ग्रंथि से स्टार्ट करते हैं। लार ग्रंथि देखेंगे और अमाशय देखेंगे, जो अगला पाचन का भाग होता है उसका देखेंगे। अगर मुख्य की बात करते हैं तो मुख्य में जो हमारे भोजन को जो लसलसा और चिकना बनाती हैं वो लार कहलाती हैं। हम कहते हैं मुंह में लार आ गई, हम कॉमन भाषा में, तो वो लार होती हैं। वो ये लार जो होती हैं वो तीन जोड़ी होती है, तीन है ना, तीन जोड़ी होती है लार ग्रंथियाँ। ये हमारे जो अगर बात करते हैं सिंपल में, अगर डायग्राम बनाता हूँ तो देखो, ये जो मुख्य की संरचना बनाता हूँ तो ये मुख्य गुहा है, ऊपरी तालु है, ये निचला तालु है। तो लार ग्रंथि एक ऊपर पाई जाती हैं, एक आपके नीचे पाई जाती है, एक आपके जीवा के पास पाई जाती हैं। इस प्रकार से लार ग्रंथियों की स्थिति होती है मुख में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर अगली बात करते हैं कि लार ग्रंथियाँ जो होती है वो तीन होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक कर्ण पूर्व ग्रंथि होती, एक अधोजंभ ग्रंथि होती, एक अधोजिह्वा ग्रंथि होती है। ध्यान करना, ठीक है। इनके देखेंगे सिंपल, इनका इतना ज़्यादा कार्य पूछ लेते हैं, नाम भी अब थोड़ा याद। जो कर्ण पूर्व ग्रंथि होती हैं, इस ग्रंथि को ये आपके पेरोटिड ग्रंथि भी कहा जाता है। पेरोटिड ग्रंथि ध्यान रखना, साथ साथ लिख भी सकते हो चाहते हो तो, नहीं तो बाद में लिख लेना। इसको एक बार वापस रिवाइंड कर लेना वीडियो को। पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं, एक बार समझ लीजिए आप, इसको पेरोटिड ग्रंथि कहते हैं। ये पेरोटिड ग्रंथि जो होती हैं ये कहाँ होती हैं? ये गाल में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? गाल में स्थित होती है। चलो ठीक है, ये बात होगी। क्या करती हैं? ये तरल पदार्थ स्रावित करती हैं। क्या करती है? ये तरल पदार्थ स्रावित करती है। यह हमारे हो गया आपके कर्णपूर्व ग्रंथि के। इतना ही, ज़्यादा विस्तार से नहीं है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अधोजम ग्रंथि। अधोजम ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्रंथि। क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहा जाता है अधोजम को। ध्यान करना, सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहा जाता है। अब ये सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहा जाता है तो ये ग्रंथि क्या कहते हैं, कहाँ मतलब काम क्या करती हैं? तो इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तरल व श्लेष्मा दोनों पदार्थ स्रावित करती है। तरल प्लस श्लेष्मा, ये दोनों पदार्थ क्या करती हैं? स्रावित करती है। इसलिए इसको क्या कहता है? मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। देखो, ये केवल क्या स्रावित करती हैं? तरल करती है। ये क्या करती है? तरल और श्लेष्मा दोनों ग्रंथि, ठीक है ना। कहाँ स्थित होती है? ऊपर वाली गाल में होती है। तो ये कहाँ स्थित होती है? गले में। किस में स्थित होती है? गले में स्थित होती है। ध्यान करना। तो अगला है अधोजीव्य ग्रंथि। अधोजीव्य ग्रंथि को सब लिग्वल ग्रंथि भी कहा जाता है। सब LIGUAL सब लिग्वल ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या काम करती है? ये केवल श्लेष्मा स्रावित करती है। क्या करती है? श्लेष्मा। देखो बिल्कुल सिंपल है। पहले में तरल, दूसरे में तरल श्लेष्मा, तीसरे में श्लेष्मा। तीसरे में क्या हो गया? श्लेष्मा अधोजीवा में, ठीक है। श्लेष्मा स्रावित करती हैं। ये इसको क्या कहते हैं? सब लिग्वल ग्रंथि भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित होती है? हमारी जो टंग होती है, जो जीभ होती है, उस पर स्थित होती है। ये हमारे हो गया, ठीक है, ये हो गया। चलो अब इसका देखते हैं कि जो ये लार स्रावित करती है ना, उस लार के कार्य क्या है? उस लार के क्या है? काम क्या है? लार का कार्य क्या है? पहला काम क्या है? लार जो होता है श्लेष्मा स्रावित करता है। हमने अभी पढ़ा ना, श्लेष्मा और तरल। श्लेष्मा स्रावित करता है। तो ये श्लेष्मा स्रावित होता है, वो काम क्या करता है? वो दांतों को, मुख गुहा को, जीभ को क्या करता है? चिकना बनाए रखता है और सफाई करता रहता है। नियमित मुंह में लार आती रहती है तो उनकी क्या होती रहती है? सफाई होती रहती है, कॉमन है। दूसरा क्या होता है कि भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है उसका पाचन करता है। स्टार्च का पाचन करता है लार। विशेष तौर ध्यान रखना, मुख में जो पाचन होता है वो स्टार्च का होता है। ये कंपटीशन का सवाल भी है, तो विशेष आप भी ध्यान रखना, स्टार्च का पाचन होता है मुख में। ये इसमें क्या होता है? एमाइलेज और टाइलिन जो एंजाइम पाया जाता है ना, एमाइलेज और टाइलिन, ये जो एंजाइम जो होता है टाइलिन, वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये टाइलिन होता है ना, वो क्या करता है? स्टार्च जो होता है उसको बदलता है माल्टोज में। किस में बदलता है? उसको माल्टोज में बदलता है। कौन बदलता है? टाइलिन एंजाइम। कौन बदलता है? टाइलिन एंजाइम बदलता है। ध्यान करना, ये मुख्य गुहा में काम होता है लार में। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको एमाइलेज या टाइलिन कहा जाता है। देखो, एमाइलेज या टाइलिन, ये लार में पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब देखो ये क्या काम करता है, एक सिंपल बात देखा जाए तो पॉलीसेकेराइड को सेकेराइड में, पॉलीसेकेराइड को सेकेराइड में, या हम कह सकते हैं स्टार्च ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। तो ये आपकी लार का है, ये आपकी क्या है, लार। लार क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ स्थित होती है, उनके कार्य क्या है। अब अगर बात करते हैं अगली, तो मुख्य गुहा से आगे चलते हैं, मुख्य गुहा से आगे चलने की बात करते हैं। तो देखो जैसे ये हमने बनाई मुख्य गुहा, ये बनाने क्या बनाने, मुख्य गुहा। मुख्य गुहा आगे एक लंबी नली इस प्रकार से संरचना होती है, आपकी खुली संरचना होती है, फिर आगे एक लंबी नली होती है। तो ये लंबी नली होती है, इस लंबी नली को, ये मुख्य गुहा हो गई हमारी, और ये लंबी नली होती है, इसको हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं, ग्रसनी व ग्रास नली, दो भाग होते हैं इसके, ग्रसनी और ग्रास नली। ध्यान करना, इस भाग का हम अध्ययन करेंगे। ये क्या काम करती है, ये मुख्य रूप से काम क्या करती है, भोजन को मुख्य गुहा से आगे एक थैलेनोमा संरचना होती है, उस थैलेनोमा संरचना को कहते हैं अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अमाशय तक पहुंचाने क्या करती है, इसको कार्य करती है, और इसका विशेष कोई काम नहीं होता। तो फिर देखेंगे एक बार, ठीक है। ग्रसनी, ग्रसनी जो होती हैं इसके भी तीन भाग होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ। देखो मैंने यहाँ एक छोटा डायग्राम बनाया है, वो वापस बनाया है। ये मैंने लाल रंग से दिखा रखी है, मुख हुआ दिखा रखा है, हमारे मैंने नाक दिखा रखा है, नाक से जो नली जाती है उस। तो ये जो मैंने एक ये बताया, ये यहाँ पे नासा ग्रसनी, ये यहाँ क्या कहलाती है, नासा ग्रसनी, ठीक है। दूसरी यहाँ पे क्या होगी, ये मुख ग्रसनी, क्या होगी, ये मुख। और तीसरी ये क्या होगी, कंठ ग्रसनी, क्या होगी, ये कंठ ग्रसनी। ये ग्रसनी के हमारे तीन भाग हो गए, कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए, ध्यान करना, ठीक है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। और जो ये कंठ ग्रसनी होती है, यहाँ पे एक ढक्कन पाया जाता है ग्रास नली में, ये क्या होता है, ढक्कन पाया जाता है, उसे कहते हैं गाठी ढक्कन। क्या कहते हैं, गाठी ढक्कन होता है, लचीला होता है, होता है इस प्रकार से पट होता है, जो हमेशा क्या करता है, भोजन नली को ढके रहता है। क्या करता है, भोजन नली क्या करता है, ढके रहता है। और जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वे श्वास नली को ढक लेता है, ताकि भोजन के कण श्वास नली में ना जाए, इसलिए विशेष रूप से उसको हम एपीग्लोटिस भी कहा जाता है। ध्यान करना, इसको क्या कहते हैं, एपीग्लोटिस भी कहा जाता है। गांठी ढक्कन या एपीग्लोटिस क्या काम करता है, ऊतकों का एक पल्ला होता है, यानी टिश्यूज़ का बना होता है, मांस से संरचना होती है, फ्लैप ढक्कन के। भोजन को निगलते समय ये पल्ला श्वास नली को बंद करता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। मतलब ये अधिकतर भोजन नली को ढके रहता है, किसको ढके रहता है, भोजन नली को। और जब भी भोजन हम निगलते हैं तो ये क्या करता है, श्वास नली को ढक लेता है। कई बार क्या करते हैं, देखो भोजन करते रहते हैं, भोजन करते करते हम बात करते तो हम क्या करते हैं, हमारी गलती से भी भोजन करने क्या होता है, वो समझ नहीं पाता वो ढक्कन कि किसको ढकें, क्योंकि बात करते तो हवा की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करता है, ढक्कन बीच में रह जाता है, नहीं तो भोजन नली को ढक पाता है, नहीं श्वास नली ढक पाता है, जिससे गलती से क्या होते हैं, कुछ कण क्या होते हैं, हमारी श्वास नली में चले जाते हैं, है ना। और फिर वो क्या होता है, वहाँ तंत्रिका में उद्दीपन होता है, क्योंकि वहाँ तो हवा, केवल हवा ही जा सकती है। जैसे कि वहाँ ऐसे उसको कण दिखाई दिए अंदर आए तो उद्दीपन होता है। उद्दीपन क्या करते हैं, उन कणों को तेज़ी से बाहर फेंकने का काम करते हैं, ठीक है। और तेज़ी से बाहर फेंकते हैं तो वो हमारे फिर नाक और मुंह के माध्यम से क्या होता है, वापस भोजन कण बाहर आता है। हम कहते हैं, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं अश्लूंगा आ गई, जो भी वर्ड है ना। जैसे इस प्रकार से अगर नाक के देखें, नाक में क्या जानी चाहिए, हवा। और जैसे मान ली धूल मिट्टी उड़ती तो हमें छींकें आने लग जाती है, आती नहीं आती हैं। तो छींकें भी ये क्या क्या कारण है कि नाक जो होता है उन कणों को ग्रहण नहीं करता है। और जैसे कि नाक के भीतरी भाग में, नासा गुहा के भीतरी भाग में जो ये कण जाते हैं तो उद्दीपन होते हैं, तो वो छींक के माध्यम से क्या करते हैं, उन कणों को तेज़ी से बाहर फेंकने का कार्य वो करते हैं। तो ये इस प्रकार से ये इनका सिस्टम होता है। तो ये आप ध्यान रखना, एपीग्लोटिस जो होता है वो भोजन को निगलते समय पल्ला जो श्वास नली को बंद करता है, जो श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। तो ये ग्रसनी के तीन भाग हो गए आपके, मुख्य रूप से नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, यही चीज़ है ग्रसनी में, ठीक है। अगली अगर बात करते हैं तो ग्रास नली क्या होती है, ग्रसनी के आगे वाला भाग, जो आगे वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रास नली। ग्रास नली की लंबाई देखते हैं तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। काम क्या करती है, मैंने पहले ही बताया, इनका कोई विशेष काम नहीं होता है, केवल मुख्य गुहा से भोजन को अमाशय तक पहुँचाती है। इनमें कर्माकुंचन पेशियाँ होती है, जो कहा करती है। अगला क्या करती है, इसमें श्लेष्मा ग्रंथि भी पाई जाती है। अगर मान लीजिए भोजन का थोड़ा कठोर कण है तो उस भोजन को लसदार बनाने में सहायक होती है। उनमें क्या होती है, लसदार, ध्यान करना, ठीक है ना। तो ये काम क्या करती है, भोजन को केवल कहाँ से, मुख्य गुहा से भोजन ग्रहण किया और कहाँ तक, अमाशय तक जाने को भोजन को ये पहुँचाती है, हमेशा ध्यान करना, ठीक है। ये है। अब अगली बात करते हैं, तो अगली बात करते हैं अमाशय। किसकी बात करते हैं हम, अमाशय करते हैं। अमाशय की बात करते हैं तो देखो मैं एक सिंपल डायग्राम वापस वही बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ। तो
अमाशय की अगर बात करते हैं तो देखो जी, ये जैसे हो गया हमारा मुख हुआ हो गया, ये क्या हो गया, बार बार बना रहा हूँ, डायग्राम याद होना चाहिए। ऊपर ये लार ग्रंथि होगी, नीचे ये लार ग्रंथि होगी, फिर नासा ग्रंथि के आगे अगर बात करते हैं तो हमारी ऊपर ये नासा रश्मि है, ये मुख रश्मि है, और ये आपके कंठ रश्मि होगी, यहाँ पे एपिग्लोटिस हैं, और ये आपकी होगी ग्रास नली। ये आपकी क्या होगी, ग्रास नली होगी। और ग्रास नली होगी, ये आगे एक थैलेनोमस रचना में खुलती है। इस थैलेनोमस रचना को कहते हैं इस अमाशय, क्या कहते हैं इसको, अमाशय कहते हैं। और अमाशय आगे जाके ये यू नली में खुलता है, जो छोटी आंत के लिए क्या कहलाता है, छोटी आंत कहलाता है। ठीक है, तो ये अमाशय होगी। अब इस अमाशय का ना देखो ध्यान रखना, ये अमाशय, ये अमाशय रचना क्या होगी, ये अमाशय, ये क्या है, अमाशय। अब ये अमाशय है तो इसके आप देखिए, इसके 3 भाग हैं। कितने भाग है, 3 भाग है। एक तो ये ऊपर वाला भाग है, एक नीचे वाला भाग है, और एक बीच वाला भाग है। ऊपर वाले भाग को तो कहते हैं कार्डियक, क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाले भाग, जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसको कहते हैं जठर निर्गमी भाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जठर निर्गमी भाग कहा जाता है। उसी प्रकार से बीच वाला भाग होता है उसको कहते हैं फंडिस, क्या कहा जाता है, फंडिस। तो ये याद रखना, अमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक हैं, फंडिस हैं, और जठर निर्गमी भाग है। ठीक है, अब ये जो यहाँ से ग्रसनी से जो यह मुख है, यहाँ से जो भोजन आता है, तो यहाँ भी एक पेशियाँ पाई जाती है। इसी प्रकार से ये अमाशय से जो भोजन आगे जाता है, यहाँ भी ये पेशियाँ पाई जाती है कि दोनों पेशियाँ बंद होकर अंदर भोजन का मंथन होता है। तो जो ये कौन सा भाग है, ग्रास नली, ये अमाशय। तो ये जो यहाँ जो अवरोध कह सकते हैं या पट कह सकते हैं, तो यहाँ जो पट पाए जाते हैं उसे कहते हैं ग्रास नली का अवरोधनी। क्या कहते हैं, ग्रास नली का अवरोधनी। ध्यान करना, ग्रास नली का अवरोधनी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ अगर मान लीजिए पट है तो इस पट को कहते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी। क्या कहा जाता है, जठर निर्गमी अवरोधनी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जठर निर्गमी अवरोधनी कहा जाता है। देखो अमाशय से बात कर रहे हैं, अमाशय में इतनी चीज़ें आ गई। अमाशय इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रास नली अवरोधनी, जठर निर्गम अवरोधनी, 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और जठर निर्गम। ठीक है, इतनी भी चीज़ें होगी। अब अगली देखते हैं कि इस अमाशय में जो होता है, अमाशय में होता क्या है, किन पदार्थों का श्रवण होता है, क्या पदार्थ होते हैं। ठीक है ना, तो अमाशय में जो सिक्रेशन होता है, जो पदार्थ स्रावित होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखो उसमें एंजाइम स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम स्रावित होते हैं। साथ में क्या होता है, इनमें एचसीएल होता है, जठारस बोलते हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। साथ में क्या होता है, म्यूकस होता है। क्या होता है, इसमें म्यूकस होता है। इतने प्रकार इसमें एंजाइम होते हैं, एचसीएल होता है और म्यूकस होता है। देखिए जो एंजाइम होता है, एचसीएल हैं, म्यूकस है, 3 स्रावित होते हैं। एंजाइम की अगर बात करते हैं, अमाशय में जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन और रेनिन होता है। पेप्सिन और क्या होता है, रेनिन होता है। एंजाइम के बारे में हमने पहले ही बात की है ना, आपको याद है। तो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन है। क्या है, ये पे एक प्रकार से क्या है, प्रोटीन है ना। ये क्या करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किस प्रकार से कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का क्या करते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं। अगर एक हम नई बात देखते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो एंजाइम होते हैं निश्चित पीएच पर कार्य करते हैं, निश्चित पीएच पर कार्य करते हैं, ध्यान करना। अब जो हमारा अमाशय में जो भोजन आएगा, हमारे जो पहले मुख में जो भोजन आया था, मुख की जो लार होती हैं उसकी पीएच का मान अधिक होता है, वो सारी प्राकृतिक होती हैं। और ये सारे प्रकृति का जो भोजन है ये हमारे आ गया अमाशय में। कहाँ आ गया, अमाशय में। और अमाशय में जो जठर रस होता है, अमाशय में क्या होता है, जठर रस होता है। वो जठर रस जो होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, पहली बात। अब भोजन जब अम्लीय बन गया, भोजन जब अम्लीय हो गया, तो ये जो इसकी पेप्सिन जो होता है ये कम पीएच पर काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कम पीएच पर काम करते हैं। तो पहली बात ये कह सकते हैं कि जो ये इनमें क्या होता है कि ये एंजाइमों को सक्रिय करता है। एंजाइम में क्या करता है, सक्रिय करता है। तो पेप्सिन जो होता है, ये पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन, ये क्या क्या काम करता है कि भोजन में जो प्रोटीन के जो कण आते हैं उन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। पहला काम ये करता है। ठीक है, छोटे बच्चे जो होते हैं, जो माँ का दूध पीते हैं, है ना, उनमें रेनिन अधिक होता है। उनमें क्या होता है, रेनिन अधिक होता है। ये क्या काम करता है कि रेनिन में जो कैसीन प्रोटीन आता है, रेनिन में क्या आता है कि जो होता है दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको पेरा कैसीन में बदल देता है। ये छोटे बच्चों में अधिक होता है रेनिन में, पेरा कैसीन। ठीक है, ये कहा कि एंजाइम।
एंजाइम दो अमाशय में कौन कौन से हैं? पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, देखो एंजाइम अमाशय के कितने भाग? 2 भाग, कार्डिक, फंडिक, जठरांत्रिक। 2 अवरोध नहीं, ग्रासनली अवरोध नहीं, जठरांत्रिक। ग्रासनली काम क्या करती है कि भोजन जो यहाँ से जो आता है, जो अमाशय में जाता है, उस अमाशय में आने वाले भोजन को क्या करता है? ये अमाशय में जाने से रोकता है, इसका नियंत्रण करता है। ये क्या काम करता है? अमाशय जो भोजन ग्रहणी में जाता है उसको कंट्रोल करता है। ये 2 भाग हो गए, एंजाइम के कार्य हो गए। पेप्सिन प्रोटीन पाचन करता है, रेनिन जो दूध में जो कैसिन होता है, प्रोटीन होता है, उसका पाचन करता है। अगला हम देखते हैं एससीएल। एससीएल से पहले हम देख लेते हैं छोटा सा है म्यूकस। क्या है? म्यूकस। अमाशय की जो ये भित्ति होती है, यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से ये स्रावित होता है म्यूकस या श्लेष्मा, जो अमाशय की जो भीतरी परत होती है इस पर एक लेयर बना लेती है। इस पर क्या कर लेती है? म्यूकस क्या करती है? लेयर बना लेती है भीतरी परत पर एक लेयर। ये लेयर क्यों बनाती है? क्योंकि जो अमाशय का जो जठररस है, अमाशय में जो क्या है, हम कहते हैं सिंपल भाषा में जठररस है ना, इस जठररस में क्या होता है? एचसीएल एसिड होता है। तो इस एचसीएल से क्या करता है? ये म्यूकस बचाता है। क्या करता है? म्यूकस से बचाता है। ठीक है, अब ये जो एचसीएल है क्या? इसमें एचसीएल क्या काम करता है? अम्ल है। तो ये जो कह सकते हैं सबसे पहला काम करता है जो निष्क्रिय एंजाइम आता है, जो कौन सा एंजाइम आता है? जो निष्क्रिय एंजाइम आते हैं, उन एंजाइम को क्या करता है? ये सक्रिय करता है। क्या करता है? ये सक्रिय करता है। निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय करता है। पहला काम तो ये करता है। निष्क्रिय एंजाइम क्या करता है? ये सक्रिय करता है एंजाइम। ठीक है, दूसरा क्या काम करता है कि मान लीजिए कोई हानिकारक जीवाणु आ गए। क्या आ गए? कोई हानिकारक जीवाणु आ गए भोजन में, तो उन हानिकारक जीवाणुओं को ये क्या करता है? नष्ट करता है। तीसरा क्या काम करता है? ये भोजन जो मुख में आया था, सारे था, ये भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? ये अम्लीय बनाता है। तीसरा क्या काम करता है? भोजन में मान लीजिए कोई कठोर पदार्थ, कठोर कण है, कोई जो क्या भोजन में क्या कोई कठोर कण है, तो उन कठोर कणों को क्या करता है? गलाने का कार्य करता है। गलाने क्या करता है? कार्य करता है। तो ये हो गया हमारे जठररस या एसिड कार्य, और ये हो गया हमारे अमाशय में कि भोजन का क्या होता है, स्टमक का अमाशय में। ठीक है, धन्यवाद।